Today in English, today in the subject of English teaching, we will discuss about the grammar translation method of teaching English. आज हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। इसमें हम कुछ चीजों को जानेंगे। फर्स्ट इज जीटीएम का इंट्रोडक्शन। सेकेंडली, जीटीएम मीन्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की हिस्ट्री, इसके गोल्स क्या क्या हैं, प्रिंसिपल्स, इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से क्या चीजें फॉलो की जाती हैं, characteristics of grammar translation method, merits, demerits, and some suggestion for the improvement. So let's start. In the introduction, we will know कि इसमें मेन चीज क्या होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टू टीच स्टूडेंट्स by introducing grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between the target language and the native language. यानी बच्चों को जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन की यदि हम बात करते हैं और यदि हम उनको पढ़ा रहे हैं इस मेथड के थ्रू, यानी जीटीएम मेथड के थ्रू, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोज रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस, और फिर उसके साथ साथ सेंटेंस को ट्रांसलेट कराना बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। तो हमारे यहाँ पर इसमें टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज होती है, उनके थ्रू हम ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और उनको बताते हैं। इस मेथड को हम ट्रांसलेशन मेथड भी बोलते हैं, क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, एंड ओल्डेस्ट एंड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश भी कहते हैं। पहले यदि हम बात करते हैं ट्रांसलेशन मेथड, इसलिए इसको ट्रांसलेशन मेथड बोला जाता है क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन के रूल्स बताए जाते हैं, तो इसलिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, और ग्रामर भी इसमें रूल्स इसके साथ साथ बताए जाते हैं। सेकेंडली, इट इज नोन एज द क्लासिकल मेथड, मीन्स पुराना कोई मेथड है। एंड थर्ड इज ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना है। जब हम शुरुआत में किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये उन मेथड में से एक है। जो पुराने मेथड्स चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनमें से ही एक है ये। यदि इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग लैटिन। शुरुआत में जब लैटिन को सीखने के लिए या बताने के लिए, सिखाने के लिए टीचर्स जो टेक्निक्स या तरीके यूज करते थे, वो उन्हीं में से ये एक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन द अर्ली 15th century, लैटिन वाज द मोस्ट वाइडली स्टडीड फॉरेन लैंग्वेज। लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको वाइडली पढ़ाया जाता था या सिखाया जाता था बिकॉज ऑफ इट्स प्रोमिनेंस इज गवर्नमेंट। क्योंकि शुरुआत में जब गवर्नमेंट थी किसी भी कंट्रीज की, वहां पे मोस्टली लैटिन को प्रेफरेंस दी जाती थी। इंग्लिश तो बाद में आई है। However, the use of Latin then dwindled and was gradually replaced by English. लेकिन धीरे धीरे अब जो लैटिन थी वो फीकी पड़ती गई, उसकी चमक जिसको कहते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गई, और उसके बाद में उसको इंग्लिश ने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद इटालियन और फ्रेंच भी ये थी, इंग्लिश के साथ साथ इन लैंग्वेजेस ने इस लैटिन को रिप्लेस कर दिया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लैटिन, द पर्पज ऑफ लर्निंग इट इन स्कूल चेंज। जब लैटिन खत्म हो गई तो अब जो पर्पज लैटिन लैंग्वेज को सीखने के थे या सिखाने के थे, तो क्योंकि जब नई लैंग्वेज आई तो इस तरह से दूसरी लैंग्वेज को सीखने के पर्पज वहां पर आ गए। तो लैंग्वेज के जो बदलाव हुआ उसी वजह से पर्पज में भी चेंजेस आ गए। The study of classical Latin and the analysis of its grammar and rhetoric became the model for foreign language study in the 17th and 18th century. Next is, by the 19th century, this approach had become the standard way of studying foreign languages. और 19th century से पहले ही ये जो अप्रोच थी वो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को, या ये जो मेथड है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए एक स्टैंडर्ड वे हो गया। इट वाज नोन एज द प्रूसियन मेथड, इसको प्रूसियन मेथड के नाम से जाना गया। इट डोमिनेटेड फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग फ्रॉम द 1840s to 1940s. It was originally used to teach dead languages. और जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन की हम बात करते हैं
मोस्टली ये उन लैंग्वेजेस को सीखने में या सिखाने में पर्पजफुल थी या सक्सेसफुल रही थी जिनको हम डेड लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे कि यदि हम बात आज के समय की करते हैं, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज हो गई है जो यदि प्रयोग नहीं की जाए तो वो विलुप्त हो जाएगी। और बहुत जगह ऐसा है, आज हमारे इंडिया की वो संस्कृत है, लेकिन हम ही लोग उसको नहीं बोल रहे हैं। दिस मीन दैट आफ्टर सम टाइम इट विल बी खत्म हो जाएगी। और उसको सीखने के लिए हम कोई तरीका अपनाते हैं, तो वो तरीका ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, क्योंकि हम उसमें हिंदी के रूल सीखते हैं और संस्कृत के रूल सीखते हैं, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसी तरह से इंग्लिश वाला भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जैसे कि हम पहले हिंदी के रूल सीखते हैं ट्रांसलेशन और ग्रामर के, इसके बाद इंग्लिश के सीखते हैं। तो इस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। जरूरी नहीं है कि हम केवल इंग्लिश की ही बात करेंगे कि वो इंग्लिश में ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अप्लाई होगा। कोई भी लैंग्वेज को सीखना है और ग्रामर ट्रांसलेशन के रूल्स के तरीके से हम सीख रहे हैं, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। अब इसके गोल्स की यदि हम बात करें तो फर्स्ट इज, वन इज टू डेवलप स्टूडेंट्स रीडिंग एबिलिटी। मेन है कि बच्चों में रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करना, अ लेवल वेयर दे कैन रीड लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज, जिससे कि वो टारगेट लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ सके, समझ सके। सेकेंड इज टू डेवलप स्टूडेंट्स जनरल मेंटल डिसिप्लिन। बच्चों के जनरल मेंटल डिसिप्लिन को भी डेवलप करना इसका एक गोल है। अब इसके प्रिंसिपल्स की यदि बात करें तो पहले तो ये सबसे मेन हम बात करते हैं, ये टू फिलोसॉफिकल बेसिस पर आधारित है। फर्स्ट इज, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो सबसे पहले उसकी ग्रामर को समझना है, यानी ग्रामर उसकी आत्मा है। उसकी आत्मा को हमने अडॉप्ट कर लिया, जिसमें दैट हमने उस पर मास्टरी गेन कर ली। सेकेंड इज, फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को या किसी भी दूसरी लैंग्वेज को हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के तरीके से बड़े आराम से सीख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। नंबर वन इज, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेसियोलॉजी बेस्ट। ट्रांसलेशन से फॉरेन की फ्रेसियोलॉजीज हैं, फ्रेजियोलॉजीज हैं, या फिर मतलब उनके टर्म्स हैं, उनको आसानी से हम सीख जाते हैं। Second is, in the process of interpretation, the foreign phraseology is assimilated. जब हम इंटरप्रेट करते हैं किसी शब्द को, किसी बात को, तो वहां पर फॉरेन जो फ्रेजोलॉजी है वो एसिमिलेट हो जाती है। थर्ड इज, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का, यहाँ पर फॉरेन के प्लेस पर हम ये भी कह सकते हैं किसी अदर लैंग्वेज का, सेकेंड लैंग्वेज का। जरूरी नहीं कि फॉरेन लैंग्वेज दूसरी कंट्रीज की ही हम बात करें, हम कह सकते हैं कोई सेकेंड कोई सी भी लैंग्वेज, जैसे हमारी हिंदी है, हम संस्कृत, तमिल, मलयालम, कन्नड़ या कोई और सीखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी यही लागू होती है चीजें, कि जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज का, इट इज बेस्ट लर्न व्हेन कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड विद दैट ऑफ द मदर टंग। जब हम मदर टंग से सेकेंड लैंग्वेज को या जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं उसमें हम कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे तो बड़े आसानी से उसको सीख जाते हैं। नाउ इसका प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो इसके प्रोसीजर में सबसे पहले तो ये आता है कि इट फोकसेस ऑन लिटरेचर एंड ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ये टारगेट लैंग्वेज के ग्रामर और लिटरेचर पर फोकस करता है, विद पैसेज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू, जिसमें क्या होता है पैसेजेस को ट्रांसलेट किया जाता है फर्स्ट से सेकंड लैंग्वेज में और सेकंड से फर्स्ट लैंग्वेज में, एंड फ्रॉम द मदर मदर टंग से सेकंड, सेकंड से मदर टंग। कॉन्सिक्वेंटली इट टेंड्स टू बी वेरी मच टेक्स्ट बेस्ड, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि मोस्टली ये टेक्स्ट बेस्ड हो जाती है, यानी बुक बेस्ड हो जाती है। इसमें स्पीकिंग का कोई खास रोल नहीं होता है। Secondly, the teacher gives instructions and the basic information about grammatical explanations and translation rules in mother tongue as well as in the target language. तो टीचर है वो इंस्ट्रक्शंस या बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस की या रूल्स की या ट्रांसलेशन की, वो बताते हैं किसमें, वो मदर टंग में बताते हैं और साथ ही साथ वो सेकंड लैंग्वेज में भी बताकर चलते हैं।
And the next one is exercises based on grammar and translation are done. जो exercises हैं वो ग्रामर और ट्रांसलेशन पर बेस्ड होती हैं, उनको कराया जाता है. Synonyms and the equivalent of both the languages are given. किसी भी लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं उसको सीखने के लिए उसके सिनोनिम्स यानी उनके वर्ड मीनिंग्स जानना बहुत जरूरी है. And it is a, we can say that the soul of any language that we have to know the basic features, the basic grammar rules and the translation if we want to have the mastery over the second language. So basic factor यही है कि वहाँ पर हमें मीनिंग्स को समझना है एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के रूल्स को. एक्सरसाइज इज डन वर्ड बाय वर्ड. यहाँ पर मेन फोकस होता है वर्ड पर. जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में एक चीज बताई थी कि यहाँ पे सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग. यहाँ पर वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग और वी कैन से स्पीच. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. फर्स्ट इज ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, phrase and the sentence of English into mother tongue or vice versa of the student. यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन कराई जाती है हर एक वर्ड की, फ्रेज की, सेंटेंस की इंग्लिश में मदर टंग से या फिर मदर टंग से मदर टंग में मतलब सॉरी इंग्लिश से मदर टंग में, यानी आपस में एक दूसरे की ट्रांसलेशन कराई जाती है. एंड इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन आवर कंट्री. ये हमारे देश में टीचिंग कराने का सबसे पुराना मेथड है. मोस्टली कंट्रीज में यही रहा है हालांकि. एंड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड. अभी हमने बताया था कि इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होती है, यानी वर्ड टू वर्ड इसमें पढ़ाया जाता है. तो मदर टंग डोमिनेट्स. यहाँ पर मदर टंग डोमिनेट होती है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है बच्चे मदर टंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं. ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर्स. तो टीचर्स उनको ग्रामेटिकल रूल्स एंड जो चीजें हैं वो बताते हैं. इन दिस मेथड टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस. यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, बिकॉज बच्चे उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं. द टेक्स्ट बुक हैज ऑल रीडिंग मटेरियल्स. उसमें सारा कुछ ही रीडिंग मटेरियल होता है. स्पेसिफिक ग्रेडेड वोकैबुलरी वो भी होती है, और साथ ही साथ हर एक लेसन में कुछ ना कुछ हमें न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करने को मिलते हैं या फिर हमें मिल जाते हैं. Thus, the lesson starts with the meaning of those words and then explains the meaning of the phrases in the sentence. और इस तरह से जो लेसन है वो मीनिंग्स बताते हैं किसी वर्ड्स की या सेंटेंस की, और साथ ही साथ उसमें जो फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको भी एक्सप्लेन कराया जाता है. यूजेस ऑफ द मदर टंग विद द टारगेट लैंग्वेज. और इसमें क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ मदर टंग का भी यूज होता है. एंड इट इज टीचर सेंटर्ड, यानी कि ये टीचर पर बेस्ड होती है. यहाँ पे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि टीचर को जो कराना होता है वो अपनी मर्जी से कराते हैं. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट टू एंड फ्रॉम मदर टंग. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इसमें ट्रांसलेशन को मदर टंग से सेकंड लैंग्वेज में और सेकंड लैंग्वेज को उसे मदर टंग में कराई जाती है. Memorization of the grammar rules and vocabulary exercises include antonym and synonyms, definition, etc. based on words in the reading text. यहाँ पर ग्रामर के रूल्स को या वोकेबलरी की एक्सरसाइजेस कराई जाती है. साथ ही साथ इसमें क्या इंक्लूड होते हैं वोकेबलरी में, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, और या कुछ जो कि डेफिनेशंस हैं जो कि रीडिंग टेक्स्ट पर बेस्ड होती है, वो भी कराया जाता है. कंपोजिशन एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन टॉपिक फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट. यहाँ पर क्या होता है, रीडिंग टेक्स्ट से ही फिर हम कॉम्प्रिहेंशन और कंपोजिशन भी कराते हैं. मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग विद लिटिल और नो सिस्टमैटिक अटेंशन टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग. यहाँ पर क्या होता है, मेनली फोकस होता है रीडिंग पर या राइटिंग पर. स्पीकिंग पर कोई फोकस नहीं होता है, लिसनिंग पर भी कोई फोकस नहीं किया जाता है. इसमें डिडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है. डिडक्टिव मेथड आपको हमने बताया था जब डायरेक्ट मेथड बता रहे थे. डिडक्टिव मेथड में होता है सबसे पहले रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल्स. जैसे हम कहते हैं कि
नाउन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मली यदि डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और वी कैन से एवरीथिंग इज नाउन। नेमिंग वर्ड होता है नाउन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रूल्स बता दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम एग्जांपल देते हैं कि राम, अजय, विजय, हापुड़, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, या कोई फीलिंग्स हो गई, लव, हेटर्ड, काइंडनेस, सिंपथी, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या हमने देखा, पहले हमने रूल्स बताए थे, क्या नाउन क्या है, एक तरह से रूल या हमने कोई प्रिंसिपल दे दिए। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दे दिए, वो डिडक्टिव हो गया। तो यहाँ पर डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। रूल्स आर प्रेजेंटेड एंड स्टडीड, देन स्टूडेंट्स विल प्रैक्टिस थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। यहाँ पर रूल्स को बताया जाता है, स्टडी कराया जाता है, और उसके बाद वो बच्चे ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस को करते हैं। New grammatical or the vocabulary items in the target language are explained in students' native language in order to have a comparison between the target language and the students' native language. यहाँ पर न्यू ग्रामेटिकल या वोकेबलरी आइटम्स को टारगेट लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ ही साथ नेटिव लैंग्वेज में, यदि कोई टारगेट लैंग्वेज में कोई शब्द है उसको नेटिव लैंग्वेज में बता दिया जाता है, इन ऑर्डर टू हैव अ कंपैरिजन, जिससे कि बच्चे कंपैरिजन कर सके टारगेट लैंग्वेज में और अपनी जो मदर टंग है उसमें। A fundamental goal for the student is to able to read, able to translate one language into the other। इसका फंडामेंटल गोल क्या है कि बच्चे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसलेट कर सकें और उसको वो सीख सकें। The word is the basic unit of teaching and language practice, already discussed। एक्यूरेसी इज एम्फोसाइज, यहाँ पर एक्यूरेसी का ध्यान दिया जाता है क्योंकि उसमें ग्रामर के, ट्रांसलेशन के, दोनों के यूज पर फोकस किया जाता है, कोई भी माइनर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेनली क्या होता है, स्टूडेंट की जो नेटिव लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स एंड enable comparison to be made between the foreign and the students native। वोकेबलरी टॉट थ्रू वर्ड लिस्ट एंड ट्रांसलेशन, वोकेबलरी को वर्ड लिस्ट और ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। रीडिंग ऑफ द लिटरेरी पैसेज इवन एट लो लेवल with reading comprehensive questions, and it attains high standard in translation into the target language and vice versa। इसकी मेरिट्स क्या हैं? इट इज यूज टू सेव टाइम्स, समय को बचाया जाता है इसके थ्रू। इकोनॉमिकल है, इसमें कोई खास रीडिंग या स्टडी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती, ओनली ब्लैक बोर्ड, कॉपी, रजिस्टर, एक बुक, एक दो जो भी बुक्स हैं उनके हेल्प से ही पढ़ाया जाता है। Helps in enhancing the students' vocabulary in both the first and the second language. And it is very easy as it follows the maxim from known to unknown. Here we see that there is the principle in which if we want to have the new things, so we have to start from the known things and then we start with the unknown things. So the principle or the maxim is followed here. It helps in having better and the clear understanding of the word meanings, and it can be easily used even in the overcrowded classes, because we know that the students are given the exercises by the teachers and that they start to do these exercises by their own, on their own. So we can say that it is can be it can be used in the overcrowded classes as we see in our Indian classes. So it is very good method there. Next, it can be used in every situation. This method tries to establish a strong link between the new ideas and the old ideas. And the main focus is here on the, it is very convenient method. The teacher as well as the students are not required to make any, study material just like as the models and the pictures and the charts, etc. The unit of teaching is word and not the sentence. It is used to build the vocabulary and it enables a better and the quicker understanding. A strong memory bond is established between the target and the first language. So these are the merits of grammar translation method. Now we will discuss about the demerits.
of it. First one, if we talk about this is number one, mother tongue dominates here because the teacher as well as the students use the mother tongue when they are giving the instructions or they are communicating to each other. Students mostly prefer their mother tongue or the regional language, not completely suitable for Indian students who come from rural background, and no emphasis is put on speaking, reading, and writing. The speech is neglected, and the students are not provided practice in the oral work. This method fails to teach correct articulation. यहाँ पर articulation या pronunciation वगैरह पर ध्यान नहीं दिया जाता है, intonation पर ध्यान नहीं दिया जाता है. Only reading and writing. It attempts to teach English through rules and not by use. इंग्लिश को रूल्स के थ्रू बताया जाता है, यूज के थ्रू नहीं, क्योंकि उन्हें स्पीकिंग का मौका नहीं मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि रूल्स बताए जाते हैं, वो उनको कम्युनिकेशन नहीं. प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड एंड दोज आर रीडिंग एंड राइटिंग एंड नॉट द स्पीकिंग. यहाँ पर जो प्राइमरी स्किल्स है, रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पर नहीं, लिसनिंग पर भी नहीं. And the little attention is given to speaking and listening and almost none to pronunciation. The teacher is the authority in the classroom. Teacher ही classroom में एक authority है. And too much emphasis given on grammar. Grammar पर बहुत ज़्यादा focus किया जाता है. डल मेथड है क्योंकि इसमें बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पूरी तरह से, और ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है, जो कि कहते हैं कि फ्रॉम होल टू पार्ट, इस पर ये बेस्ड नहीं है. ये एक अननेचुरल मेथड है और इट कम्प्लीटली निग्लेक्ट्स साइलेंट रीडिंग और मॉडल रीडिंग को निग्लेक्ट करता है. साथ ही साथ ये अनइंटरेस्टिंग मेथड है बिकॉज यहाँ पर टीचर्स के अलावा कोई और एक्टिव रोल नहीं करता है, बच्चे केवल पैसिव रोल करते हैं. एंड द टीचर इज द कम्युनिकेटर नॉट द फैसिलिटेटर. टीचर केवल यहाँ पर कम्युनिकेटर रहता है, फैसिलिटेटर नहीं. अब इसके सजेशन के लिए हम कुछ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ द टीचर्स and the students should be 1:30, and the equally distribution of the question and exercises must be there. We must give the oral practice to the students so they can have the mastery of speaking, and their written work should be praised. Daily practice of speaking should be there, and the unit of teaching should be sentence so that they can have the complete sentence, not only the word. And the lesser use of the mother tongue must be there. So it was all about grammar translation method. I think you